शांति नहीं जिनके जीवन में, वो या तो बहुत अभागे हैं, या प्रण तोड़ा है कोई, या रण से कोई भागे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान 1978 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री दिलीप त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद शिवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए साल मुबारक हो। थैंक यू सर, आपको भी। सर, आपने अपने आईपीएस के करियर में बहुत सारे संस्थानों में शीर्षस्थ पदों पर काम किया है। आपके अनुभवों से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारी अवधारणा है राष्ट्र प्रथम की, आपकी नजर में क्या है? नेशन फर्स्ट आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में नेशन फर्स्ट खास तौर से सरकारी अफसर और उसमें भी पुलिस अफसर के लिए नेशन फर्स्ट की इम्पोर्टेंस ये का मतलब ये है कि देश की जो जनता है जिसके लिए हम लोग जिसकी सेवा के लिए हम लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो वो हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है, उसकी सेवा करना हमारा सर्वप्रथम काम है। जैसे कि हम लोगों की सर्विस का नाम ही है इंडियन पुलिस सर्विस, तो हम लोगों को लोगों की सर्विस के लिए चुना गया है। इसलिए हम लोगों को अपनी पूरे जीवन काल में अपने सरकारी कामकाज के समय में जनता को प्रथम रखते हुए कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, वो पूरी करनी चाहिए और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको बेहतर प्रशासन दे सकते हैं, किस तरह से हम पुलिस में उनका सहयोग कर सकते हैं। ना केवल एक क्राइम कंट्रोल के लिए हमारा दायित्व है, लेकिन एक पब्लिक के साथ एक दोस्त बन के उनकी सेवा करने के लिए ऐसे कई काम हैं जो कि कानून के बियॉन्ड जाते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि हमारे लिखित ड्यूटी में हो या हमारे कानून से संबंधित हो, लेकिन वो एक जब आदमी असहाय होता है, पब्लिक असहाय होती है, तो उसको उस मुसीबत के समय में एक पुलिस वाला ही नजर आता है और उस समय हमको एक दोस्त बन के उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम। बहुत अच्छी बात है सर। युवा अधिकारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, बड़ा मार्गदर्शन है उनके लिए। सर, विभिन्न संस्थानों में आपने पुलिस की अलग अलग तरह से भूमिकाएं जो निभाई हैं, उनमें क्या बेसिक फर्क देखते हैं आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की सेवा में और जो सिविल पुलिस की सेवाओं में? हाँ, आपने सही कहा। मैं बहुत सारी संस्थाओं में काम किया। शुरुआत में तो यूपी पुलिस में मैंने अपनी सेवा प्रदान करी, फिर 5 साल तक मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा, आईबी में। जी। तो आईबी का काम बिल्कुल ही पुलिस से डिफरेंट था। वहां पे कोई कानून वो ये नहीं था कि आप और उसमें भी मैंने 5 साल वो जब मेरे आईबी में गुजरे, वो पाकिस्तान काउंटर इंटेलिजेंस के डेस्क पे गुजरे। उसमें मेरा काम ये नहीं, हम लोगों का काम ये नहीं था कि हम लोग मुकदमा कायम करें और क्रिमिनल के पीछे जाएं या वो जाए। उसमें ये था कि देश की जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उसके ऊपर अगर कोई इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा है, या हमारी आर्मी के बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा है, या हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में, हमारे जो वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान, जो हमारे एक तरह से जिससे हमारी 3 दफे लड़ाई भी हो चुकी है, तो ये जो देश को अंदर से खोखला करने के लिए जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनका पीछा, उनका पता लगाना, फिर उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन गैदर करके और फिर उस इंफॉर्मेशन गैदर करने के पश्चात फिर लोकल पुलिस के साथ मिलके उनका एप्रीहेंशन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना। तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का काम था, जिसमें कि वर्दी भी नहीं पहनते थे हम लोग, सादे में रहते थे और एक खुफिया ढंग से ऐसे लोगों का पता लगाते थे जो, और उसमें और बहुत सारी ऐसी हम लोगों के पास इक्विपमेंट भी थी जो कि लोकल पुलिस के पास नहीं होती। जी। तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का मेरा एक्सपीरियंस रहा इस 5 साल का। फिर उसके बाद मैं आईटीबीपी में भी रहा, बीएसएफ में भी रहा और सीआरपी में भी रहा।
आईटीबीपी और बीएसएफ जो दो संस्थाएं हैं, ये तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये चाइना बॉर्डर पे रहती है, और जी। बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है। तो ये बॉर्डर गार्डिंग का काम, इसमें मुख्य काम होता है कि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, और बॉर्डर की जो क्राइम रिलेटेड होती हैं, क्राइम्स होती हैं बॉर्डर से, जैसे ड्रग स्मगलिंग वगैरह, इन सब के ऊपर वो पाबंदी करना। और उसमें भी क्योंकि मैं बीएसएफ में मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, तो जी। वहां पे आतंकवादी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हम लोग को एक रोल था। हम लोग कौन उसमें एंटी इंसर्जेंसी रोल में मॉडल में भी बीएसएफ का रोल था। तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और ये सब तो जो एक नॉर्मल काम तो थे ही थे, इसके अलावा बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे फेंस नहीं था उस समय, जी। और जी। बड़ा मुश्किल होता था कि पता लगाना हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और इन्फिल्ट्रेशन रोकना। तो उस पीरियड के दौरान मैंने वहां पे एक फेंस पठानकोट से लेके अखनूर तक। जी। अखनूर के आगे एक जगह है जहाँ की मुनव्वर तवी नदी मिलती है, जी। वहां तक 185 किलोमीटर लंबा फेंस भी बनवाया। ये बिल्कुल ही एक नया अनुभव था, क्योंकि ये तो एक इंजीनियरिंग का टास्क था, जो कि जिसका मेरे को कोई अनुभव नहीं था। जी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट रोल रहे। सीआरपीएफ, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये इंडिया की प्रीमियम इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि देश के अंदर सिक्योरिटी के हालात को देखती है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है। और सीआरपी का बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में फैलाव है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी थी एक समय में, तो सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहां था। जी। फिर जम्मू कश्मीर में, फिर एंटी माओस्ट ऑपरेशंस में झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, और वो पूरा बेल्ट जो है, जिसको लोग रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते थे, इसमें कई सारे स्टेट्स इन्वॉल्व थे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कुछ हद तक बिहार का कुछ इलाका भी था। जी। तो ये सेंट्रल इंडिया का एरिया था। इसको दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जी। जहाँ भगवान राम ने अपने बहुत साल वर्ष अपने एग्जाइल में काटे थे। जी। तो तो यहाँ पे एक डिफरेंट ही वो था। इसके अलावा सीआरपीएफ में ये तो एंटी इंसर्जेंसी और उसके एंटी माओइज्म या एंटी इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की बात है। इसके अलावा जब भी कोई कहीं पे भी कोई चैलेंज होता है, कम्युनल राइट्स होती हैं, या कहीं पे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, या इलेक्शंस होते हैं, तब भी सीआरपीएफ की मुख्य भूमिका रहती है। तो इसलिए सीआरपीएफ इन सब भूमिकाएं लोकल पुलिस के साथ मिलकर निभाती है। एक तरह से लोकल पुलिस को काफी सपोर्ट देती है इन एक्टिविटीज में, क्योंकि इन लोकल पुलिस के पास एक तो इतना ज्यादा आधुनिक इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और उन इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं जिस तरह सीआरपीएफ होती है। और सीआरपीएफ के एंड ये एक भाग है सीआरपीएफ का, जिसको आरएएफ कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। जी। आपने देखा होगा कि अक्सर ये लोग एक नीली सी कैमोफ्लेज वर्दी में रहते हैं। जी। ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जो कि डील करती है एंटी ये जब जब कहीं भी ये होता है, दंगा कॉम्युनल फसाद। सिचुएशन होती जी। है, तो उसके लिए ये एक स्पेशली इक्विप्ड है, स्पेशली ट्रेंड है, इनके पास स्पेशल, इनका डिफरेंट फॉर्मेशन है। बाकी से इस टाइप का फॉर्मेशन हिंदुस्तान में कहीं और किसी पुलिस का नहीं है, जैसे कि सीआरपीएफ के आरएएफ का है। इसी तरह एंटी इंसर्जेंसी को डील करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है, उनको नाम है कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म है कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो राइट। उसमें हम लोग उस स्पेशलाइज्ड, वो भी बड़ा एक स्पेशलाइज्ड सा फोर्स है। तो ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग, मतलब मेरे हिसाब से तो ये पूरे हिंदुस्तान में सब जगह इस तरह की एक्टिविटी अलग अलग डायमेंशन में करना, इससे ज्यादा कोई चैलेंजिंग जॉब पुलिस में हो नहीं सकता है। सर, ये जो बड़े तो फैसले और कड़े फैसले आपने लिए हैं, कुछ बड़े फैसले लिए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो चाहे वो अखनूर से पठानकोट वाली बाढ़ का निर्माण हो, या आगे बढ़ करके कैंटीन की स्थापना की बात हो,
तो ये किसी युवा अधिकारी के लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा कैसी मनस्थिति चाहिए उसको, ताकि उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और वो कड़े फैसले ले सके? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये बड़े स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं ये, और ये वो काम कर रहे हैं जो कि नॉर्मल पुलिसिंग नहीं कर पाते लोग। और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि परिवार से सालों साल दूर रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पोस्टेड होते हैं जहाँ के परिवार इनके साथ रह नहीं सकता। अगर रहेगा भी तो ना वहाँ पे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी है पढ़ाई की, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, और ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ की संभव नहीं है कि परिवार साथ में रहे। ये ज्यादातर अलग अलग रहते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, इनके परिवार अलग रहते हैं। इनकी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक और समस्याएं भी इससे उत्पन्न होती हैं। तो हमको जब इन फोर्सेस में हम लोग काम करें या यंग ऑफिसर्स काम करें, तो मेरा तो उनसे बस यही सुझाव है कि इनको बड़े इनको केयर के साथ इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। ये एक तरह से आप ही का परिवार है, इनके पास और कोई परिवार नहीं है। इनका जो असली परिवार है वो तो इनसे दूर रहता है। तो ये हम ही लोग मिलजुल के एक परिवार हैं जो वर्दी पहने हुए। इन फोर्सेस को उस तरह देखना चाहिए, ना कि जैसे लोकल पुलिस को देखते हैं। लोकल पुलिस तो कितनी भी टफ ड्यूटी होती है, लेकिन शाम को तो अपने घर के साथ बैठ के खाना खाता है, परिवार के साथ खाना खाता है। इन लोगों के साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि घर में बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाए, पत्नी की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, कई दफे पेरेंट्स की डेथ तक हो जाती है, या किसी कोई और नियर एंड डियर वाले की डेथ हो जाती है, लेकिन ये लोग उसमें कुछ कर नहीं पाते, शामिल भी नहीं हो पाते। तो ये एक बटालियन फॉर्म में रहते हैं। तो जब बटालियन फॉर्म में रहते हैं तो इनकी एक मानसिकता वो हो जाती है कि ये लोग बटालियन को ही अपना परिवार समझ रखते हैं, पूरे उसको फोर्स को ही वो होते हैं। और अगर आप फोर्स के मुखिया हैं या उसमें कोई आप इम्पोर्टेंट असाइनमेंट लीड कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली आप डीजी हो, आप आईजी भी हो सकते हैं, आप डीआईजी भी हो सकते हैं, आप एडिशनल डीजी भी हो सकते हैं, जिस भी पोस्ट में आप हैं, आपको इनके वेलफेयर के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके, जैसे मैंने कहा, इनको अपना परिवार समझ के आपको इस फोर्स में रहना चाहिए। और ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि क्या मैक्सिमम वेलफेयर एक्टिविटी आप इनके लिए और इनके परिवार वालों के लिए कर सकते हैं, ताकि कि परिवार वालों को भी लगे कि ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, या तो अगर कोई लेडी महिला इस फोर्स में है तो उसको लगे ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार के लिए सुविधाएं हैं, मेरे परिवार के लिए लोग चिंतित हैं, और मेरा पर्सनली ना उपस्थित होना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वहां रहेगा जो उनका ख्याल रखेगा। इस भावना के साथ उनको इन फोर्सेस में काम करने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं एक तरह की देश सेवा ही है। तो सर, ऐसे लोग जो कि सिविलियंस हैं, जो यूनिफॉर्म फोर्सेस में नहीं है या यूनिफॉर्म से उनका कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, लेकिन उनके लिए जो नेशन फर्स्ट वाली अवधारणा है कि हाँ, मेरा राष्ट्र मुझसे पहले है, वो किस तरह से क्या करें ऐसा अपने डेली रूटीन में या अपनी मानसिकता में ऐसी क्या चीज शामिल करें ताकि वो भी देश के लिए उसी गर्व के साथ, उसी भाव के साथ जी सकें जिस तरीके से एक वर्दी वाला ऑफिसर जीता है? जो लोग वैसे उन ऐसे स्थानों में हैं जो वर्दी वाले नहीं हैं, उसमें हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आप सेवा का भाव लेके इन फोर्सेस में काम करेंगे, तो आप अपने आप आपको मार्ग मिलते चले जाएंगे, अपने आप आपको हर सोल्यूशन का हल मिलता चला जाएगा। और अगर आपकी अगर ये भावना बनी रहेगी तो आप निश्चित रूप से अपने आप वो ढूंढ लेंगे, वो सेंसिटिव चीजें आपके दिमाग में आएंगी जिससे आप देश सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे दर्शकों को अपने अधीनस्थ और युवा अधिकारियों के लिए कही है। आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 73वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।